ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी कहानी दिल को अंदर तक हिला देने वाली है। खास बात यह है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से, जहां हम झिमली को देखते हैं जो अपनी दोस्त रूहानी को ढूंढ रही होती है। दोनों कुछ देर पहले तक लुका छुपी खेल रही थी, तभी अचानक माहौल बदल जाता है। झिमली को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि कुछ लोग रूहानी को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे हैं। बिना समय गंवाए झिमली पास के एक पेड़ पर चढ़ जाती है और गाड़ी के शीशे पे पत्थर फेंकती है, लेकिन गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पश्चिम बंगाल, जहां कुछ माफिया लोग चोरी छुपे लड़कियों को बॉर्डर पार कराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हीं लड़कियों के बीच एक पुलिस अफसर छुपी हुई है, एसपी शिवानी शिवाजी रॉय। आसपास की झाड़ियों में शिवानी की पूरी टीम पहले से मोर्चा संभाले बैठी होती है। जैसे ही वो लोग शिवानी के करीब आते हैं, शिवानी अचानक हमला करती है और इसके इशारे भर से उसकी टीम भी एक्शन में आ जाती है। कुछ ही पलों में सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़कियों को सुरक्षित आज़ाद कर लिया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब शिवानी अपने ऑफिस लौटती है तो उसके सीनियर उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। वहाँ उसे बुलंदशहर की एक नई केस फाइल दिखाई जाती है, जिसमें रूहानी से जुड़ा अपहरण का मामला सामने आता है और बताया जाता है कि 2 लड़कियां लापता हैं। रूहानी के पिता एक बड़े और असरदार बिजनेसमैन हैं और वो साफ शब्दों में चाहते हैं कि इस केस की कमान खुद शिवानी शिवाजी राय संभाले। इसी वजह से शिवाजी को तुरंत बुलंदशहर भेजा जाता है। वहां पहुंचते ही शिवानी उस जगह का मुआयना करती है जहां से दोनों लड़कियां अचानक गायब हुई थी। वो हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान से देखती है, जैसे पूरा सीन उसकी आंखों के सामने दोबारा चल रहा हो। ज़मीन पर बिखरे हुए टूटे शीशे के टुकड़े साफ इशारा कर रहे थे कि झिमली ने रूहानी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही अपहरणकर्ताओं की नज़र झिमली पर पड़ी, उन्होंने उसे भी अपने साथ उठा लिया। अब तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो चुकी थी। शिवानी समझ जाती है कि अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक किडनैपर्स का फ़ोन आ चुका होता। एक तरफ रूहानी जो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और दूसरी तरफ झिमली जो एक साधारण परिवार से आती है। दोनों को साथ उठाने के पीछे कोई और ही मकसद था। शिवानी रूहानी के माता पिता से साफ कहती है, अगर हमें सच बाहर लाना है तो हमें ऐसा कदम उठाना होगा कि किडनैपर्स खुद संपर्क करें। और अपनी बेटी के लिए रूहानी के पेरेंट्स किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी प्लान के तहत शिवानी एक वीडियो मैसेज जारी करवाती है। वीडियो में साफ कहा जाता है कि झिमली और रूहानी नाम की 2 लड़कियां लापता है और जो भी उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा उसे 2 करोड़ रुपए की इनाम दी जाएगी। ये खबर जब किडनैपर्स तक पहुंचती है तो उनका लालच जाग उठता है। असल में उन्होंने दोनों लड़कियों को सिर्फ 20 लाख रुपए में अगवा किया था, लेकिन 2 करोड़ की रकम सुनकर उनका दिमाग हिल जाता है। हालांकि डर भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि उन्हें शक होता है कि कहीं दोनों लड़कियों को अब तक अम्मा के पास ना पहुंचा दिया गया हो, और अम्मा से उलझना मतलब सीधे मौत को दावत देना। फिर भी लालच डर पर भारी पड़ता है और वो लोग वहां पहुंचते हैं। उसी दौरान अम्मा के आदमी दोनों लड़कियों का एक टेस्ट करते हैं। उसमें रूहानी पॉजिटिव निकलती है, जिसका मतलब साफ था अम्मा को जिस लड़की की ज़रूरत है वो रूहानी से कम उम्र की चाहिए। ऐसे में रूहानी अब उनके किसी काम की नहीं रह जाती। तब किडनैपर्स मौके पे पहुंचते हैं और रूहानी को वहां से छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन झिमली को अम्मा के लोग जाने नहीं देते। उधर शिवानी और रूहानी के माता पिता बेसब्री से कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी फोन बजता है। शिवानी पहले ही समझा चुकी होती है कि सबसे पहले ये पक्का करना जरूरी है कि लड़की जिंदा है, इसलिए रूहानी के पिता साफ कहते हैं, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। कॉल एक लैंडलाइन नंबर से होती है और लोकेशन दिल्ली दिखाती है। कुछ ही पलों बाद फ़ोन पर रूहानी की आवाज़ सुनाई देती है। अब शिवानी अगला कदम तय करती है। प्लान बिल्कुल साफ होता है। जैसे ही किडनैपर्स रूहानी को लेकर पैसे लेने आएंगे, वहीं उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तय लोकेशन पे सब लोग पहुंचते हैं। आगे आगे रूहानी के पिता होते हैं और थोड़ी दूरी पे शिवानी अपनी पूरी टीम के साथ निगरानी रखे हुए रहती है। किडनैपर्स वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो किस जगह खड़े हैं। वो कहते हैं कि पैसे से भरा बैग सामने रखी कुर्सी पर छोड़ दिया जाए। शिवानी तुरंत अपनी टीम को उसी जगह पहुंचने का इशारा करती है।
है, लेकिन तभी असली खेल सामने आता है। बैग तो गायब हो जाता है, वीडियो कॉल भी चालू रहती है, लेकिन उस जगह कोई मौजूद नहीं होता। दरअसल किडनैपर्स ने पहले ही रूहानी का वीडियो किसी दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था और उसी के ज़रिए सबको गुमराह किया जा रहा था। सच्चाई ये थी कि वो रूहानी को वहाँ लाए ही नहीं थे, बल्कि उसे अपने अड्डे पर ही छुपा कर रखा गया था। इसी दौरान पैसे से भरा बैग लेकर भागते हुए किडनैपर्स पर शिवानी की नज़र पड़ जाती है। शिवानी के साथ मौजूद कांस्टेबल फातिमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे घायल करके वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि किस्मत पूरी तरह उनका साथ नहीं देती। भाग दौड़ के बीच शिवानी खुद एक किडनैपर को पकड़ लेती है। उसे हिरासत में लेकर अब उससे सच्चाई उगलवाने की तैयारी की जाती है। पूछताछ में धीरे धीरे पूरी सच्चाई बाहर आने लगती है। पकड़ा गया आदमी बताता है कि कैसे वो लोग लड़कियों को अगवा करके अम्मा के पास पहुंचाते थे। पहले एक लड़की के बदले उन्हें सिर्फ 1-2 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। अम्मा ने एक लड़की के पूरे 10 लाख रुपए दिए थे और जब 2 करोड़ के इनाम की खबर सामने आई तो लालच में आकर उन्होंने अम्मा के अड्डे से रूहानी को दोबारा पकड़ने की साजिश रची। लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और ही था। वो बताता है कि ये पूरा प्लान उसके बॉस का था, जिसे जुए की बुरी लत है। जो भी पैसा हाथ आता वो सब जुए में उड़ा देता था। इधर शिवानी एक और चाल चलती है। वो शहर के अलग अलग ज्वेलर्स और कारोबारियों से मिलकर उन्हें अलर्ट करती है कि अगर सीरियल नंबर वाले नोट कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है अम्मा की, एक खतरनाक और बेरहम औरत। उसे अपने आदमी का फ़ोन आता है जो बताता है कि रूहानी उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन झिमली अभी उनके कब्जे में है। ये सुनते ही अम्मा भड़क उठती है। वो साफ आदेश देती है कि रूहानी को रास्ते से हटाना होगा, वरना उनके सारे राज खुल सकते हैं और झिमली को हर हाल में उसके पास लाया जाए। इसी बीच एक पल ऐसा आता है जब शिवानी का पति कई दिनों बाद उससे मिलने आता है, लेकिन ये मुलाकात ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। शिवानी को अम्मा से जुड़ी एक अहम जानकारी मिलती है और वो बिना रुके बिना सोचे फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट जाती है। शिवानी अपनी टीम में फातिमा को शामिल कर लेती है। वजह साफ थी, फातिमा ने किडनैपर्स के चेहरे अपनी आंखों से देखे थे और उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ निभा सकती है। इसी बीच शिवानी के हाथ एक ऐसा रिकॉर्ड लगता है जो सबको हिलाकर रख देता है। सिर्फ 3 महीनों में 93 लड़कियां लापता हो चुकी थी। ये आंकड़ा इस बात का सबूत था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जाँच आगे बढ़ती है और शिवानी को किडनैपर्स की अगली मूवमेंट का सुराग मिलता है। वो अपनी टीम के साथ उन्हें फॉलो करती, ये सोचकर कि शायद रूहानी को यहीं छुपाया गया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। किडनैपर्स वहाँ किसी लड़की को नहीं बल्कि एक आदमी को खत्म करने आए थे। उसका नाम था रामचरण। इससे पहले कि वो लोग रामचरण को नुकसान पहुंचा पाते, शिवानी की टीम वक्त रहते पहुंच जाती है और दोनों हमलावरों को ढेर कर देती है। रामचरण राहत की सांस लेता है और मुस्कुराकर कहता है कि उसने हमेशा सुना था कि पुलिस देर से पहुंचती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। शिवानी को जल्द ही पता चलता है कि रामचरण एक ट्रस्ट चलाता है जो गरीब और बेसहारा लोगों को बचाकर उनकी मदद करता है। इसी वजह से उसे लगातार धमकियां मिलती रहती है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। उसकी नीयत और हिम्मत शिवानी को काफ़ी प्रभावित करती है। शिवानी उसे साफ कहती है कि अगर वो अम्मा को पकड़कर उसके पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना चाहती है तो उसे उसकी मदद चाहिए। रामचरण बिना झिझक इसके लिए तैयार हो जाता है और यहीं से शुरू होती है शिवानी और रामचरण की साझा लड़ाई, जिससे एक के बाद एक कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली जाती है। जांच में सामने आता है कि जिन जगहों पर रेड डाली गई थी वो सभी बिचौलियों के अड्डे थे, जहां से लड़कियों और लड़कों की सप्लाई आगे भेजी जाती थी। लेकिन इतनी कार्रवाई के बाद भी झिमली और रूहानी का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बात को लेकर शिवानी के सीनियर उस पर दबाव बनाते हैं। वो साफ कहते हैं कि उसे अम्मा से ज्यादा रूहानी को ढूंढने पे ध्यान देना चाहिए। इधर दूसरी तरफ एक डरावना मोड़ आता है। शिवानी का पति वॉशरूम से बाहर आता है और उसे लगता है कि शिवानी बेड पर लेटी हुई है। वो आवाज़ लगाता है, लेकिन जैसे ही पास जाता है वो शिवानी नहीं अम्मा होती है। अम्मा खुद शिवानी के घर तक पहुंच चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि शिवानी उसके पीछे लगी हुई है, इसलिए वो डराने के लिए सीधे उसके घर आ जाती है। कुछ देर बाद जब शिवानी घर लौटती है तभी उसे एक कॉल मिलता है कि कोई औरत उसका पता पूछ रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो देखती है कि अम्मा सच में वहाँ मौजूद है। अम्मा अपने अतीत की कहानी सुनाती है कि कैसे बचपन में कुछ लोग उसे उठाकर ले गए थे।
पुलिस ने उन्हें रोका जरूर था, लेकिन पैसों के बदले सब अनदेखा कर दिया गया। उसी दिन से उसके मन में पुलिस के लिए नफरत भर गई। शिवानी उसे साफ चेतावनी देती है कि वो उसे पकड़कर उसके पूरे नेटवर्क को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। पर अम्मा ठंडे लहजे में कहती है, पहले अपने पति को तो बचा लो। शिवानी भागकर बेडरूम में जाती है और देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा हुआ है। वो बिना देर किए उसे अस्पताल लेके जाती है, जहाँ उसे इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। उसी वक्त शिवानी को एक जुए के अड्डे से कॉल आता है। बताया जाता है कि वहाँ एक आदमी ने वही सीरियल नंबर वाले नोट इस्तेमाल किए हैं। शिवानी तुरंत रामचरण और फातिमा को साथ लेकर उस अड्डे की तरफ निकल पड़ती है। वो अपनी टीम को भी बुलाती है, लेकिन उन्हें पहुंचने में वक्त लगने वाला था और सबसे खतरनाक बात, रूहानी उसी वक्त किडनैपर्स के साथ अंदर मौजूद थी। टीम के आने का इंतजार करने का वक्त नहीं था, इसलिए शिवानी फातिमा के साथ सीधे जुए के अड्डे में घुस जाती है। लेकिन जैसे ही फातिमा सामने आती है, किडनैपर समझ जाते हैं कि वो पुलिस से है। हालात बिगड़ते हैं और अचानक अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान फातिमा घायल हो जाती है, लेकिन शिवानी अब भी डटकर मुकाबला करती रहती है। उधर रामचरण एक अलग कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ एक आदमी रूहानी को पकड़े हुए था। वो रूहानी से कहता है कि जब वो सुरक्षित है। डरी हुई रूहानी उसी पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि रामचरण ने उसकी जान बचाई है। लेकिन सच कुछ और ही होता है। जब शिवानी अंदर पहुंचती है तो रामचरण टूटा हुआ और रोता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि उसने रूहानी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा सका। उस वक्त शिवानी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन हकीकत ये थी कि रामचरण अम्मा का खास आदमी था। उसी ने पहले से 2 लोगों को बुलवाया था ताकि शक उसी पर जाए और वो खुद भरोसेमंद बन सके। अम्मा का प्लान साफ था, शिवानी के करीब रहकर ही रूहानी तक पहुंचना, और अफसोस उसका मकसद पूरा हो चुका था। रूहानी की मौत शिवानी को अंदर से तोड़ देती है। उसके सीनियर भी साफ कह देते हैं कि अब ये केस यही खत्म समझा जाए और आगे की जांच रोक दी जाए, लेकिन शिवानी हार मानने वाले में से नहीं थी। झिमली अभी भी जिंदा हो सकती है और उसे हर हाल में बचाना था। इधर शिवानी के पति की हालत में थोड़ा सुधार आने लगता है। तभी उसे एक अस्पताल से कॉल आता है। बताया जाता है कि एक लड़की किसी तरह अम्मा के चुंगल से भागकर वहां पहुंची है। डॉक्टर एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। लड़की बहुत कम उम्र की है, फिर भी उसे गंभीर बीमारी है जो इस उम्र में लगभग नामुमकिन मानी जाती है। डॉक्टर ये भी साफ करते हैं कि लड़की के साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई, लेकिन सवाल वही रह जाता है, इन लड़कियों के साथ आखिर ऐसा क्या किया जाता है जो उनकी जिंदगी को इस हद तक तबाह कर देता है। शिवानी अस्पताल में उस लड़की से बात करती है। लड़की टूटे हुए लहजे में बताती है कि उसका 3 लड़कियों के साथ एक टेस्ट किया गया था। जब तीनों का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें बेकार समझ लिया गया। फैसला सुना दिया गया कि अब तीनों जिंदा रखने के योग्य नहीं है। उस वक्त तीनों को बेहोश कर दिया गया था, लेकिन किस्मत से वो लड़की पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकली। जाते जाते उसने अपनी आंखों से देखा कि बाकी 2 लड़कियों को एक सुनसान जगह के अंदर जलाया गया। ये सब सुनकर शिवानी अंदर तक हिल जाती है। बातों के दौरान उसकी नज़र उस लड़की की बनाई हुई पेंटिंग्स पर पड़ती है। उसकी ड्राइंग्स में कुछ अलग ही गहराई थी। शिवानी उसकी ड्राइंग बुक अपने साथ ले लेती है। रास्ते भर वो एक एक पेंटिंग को ध्यान से देखती रहती है। तभी एक ड्राइंग उसे चौंका देती है, एक लोगो जिसे वो पहले कहीं देख चुकी थी। कुछ सोचने के बाद उसे याद आता है कि यही लोगो रामचरण के ट्रस्ट पर लगा हुआ था। इसका मतलब साफ था, ये लड़की कभी उसी ट्रस्ट में रह चुकी थी और वहीं से भागकर निकली थी। अब शिवानी का शक पक्का हो जाता है और वो रामचरण की जिंदगी से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करने लगती है। उसे पता चलता है कि दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे रामचरण बेहद मानता था। वही आदमी उसे रामचरण के अतीत की पूरी कहानी सुनाता है, कैसे बचपन में उसे भीख मंगवाने के लिए अम्मा के पास लाया गया था। जब उसने इनकार किया तो उसके साथ बेरहमी की गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने बिना भीख मांगे पैसे कमाकर दिखा दिए। उसने बताया कि उसने मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, लेकिन झुककर हाथ नहीं फैलाया। उसकी ये बात अम्मा को हैरान कर गई। अम्मा ने उससे पूछा कि वो क्या करना चाहता है। रामचरण ने जवाब दिया, उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है और बहुत पैसा कमाना है। यही वो पल था जब अम्मा ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। वक्त के साथ उनके बीच रिश्ता माँ बेटे जैसा बन गया। इधर शिवानी रामचरण की मदद से असलम को जेल भिजवा देती है। इसके बाद वो रामचरण को कॉल करके कहती है कि अब
अब वक्त आ गया है अम्मा के अड्डे पर सीधे रेड डालने को। रामचरण हामी तो भर देता है, लेकिन कॉल खत्म होते ही वो तुरंत घर से निकल पड़ता है, मगर शिवानी के पास जाने के लिए नहीं, बल्कि सीधे अम्मा के पास जाने के लिए। शिवानी पहले से जानती थी कि रामचरण वही कदम उठाएगा, इसलिए वो अपनी टीम के साथ उसका पीछा करती है और वो सीधा अम्मा के अड्डे तक पहुंच जाती है। वहाँ शिवानी दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन न अम्मा कुछ बोलती है और न ही रामचरण। आखिरकार शिवानी दोनों को थाने ले आती है। थाने में असलम उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। शिवानी जब रामचरण से पूछताछ शुरू करने वाली होती है, तभी लॉकअप में एक बड़ा हादसा हो जाता है। असलम की मौत हो जाती है। वहीं असलम था जो अम्मा और रामचरण के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर सकता था। लॉकअप में हुई इस घटना के बाद शिवानी के सीनियर उस पर सवाल उठाते हैं। ऊपर से रामचरण का समाज में बड़ा नाम था और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे, इसलिए सीनियर शिवानी को उससे माफ़ी मांगने को कहते हैं और मजबूरी में रामचरण को छोड़ दिया जाता है। शिवानी अपने सीनियर्स की बात मानने से इनकार कर देती है और इसी वजह से उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। कांस्टेबल फातिमा भी रामचरण से मिली हुई थी। उसी ने सबूत मिटाने की मदद की थी ताकि रामचरण आज़ाद हो सके। पैसे के बदले फातिमा ने अम्मा को भी वहाँ से निकाल दिया और देखते ही देखते रामचरण, अम्मा और फातिमा देश छोड़कर श्रीलंका पहुँच जाते हैं। लेकिन शिवानी हार मानने वालों में से नहीं थी। सस्पेंड होने के बावजूद वो अपने भरोसेमंद साथियों के साथ एक नया प्लान बनाती है। पूरी टीम उसके साथ खड़ी होती है। जांच में सामने आता है कि रामचरण ने एक लैब शुरू की है जहां वो कैंसर के नाम पर वैक्सीन पर काम कर रहा है। असल सच्चाई ये थी कि वो लड़कियों को जानबूझकर कैंसर से संक्रमित करता था। जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता था उन्हें चुप करा दिया जाता था ताकि कोई सवाल न उठे कि इतनी कम उम्र में ये सब कैसे हुआ। यही वजह थी कि झिमली उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसका टेस्ट नेगेटिव आया था। इसका मतलब था कि उसके शरीर में उस वायरस से लड़ने की ताकत थी जो वैक्सीन के लिए अहम थी। इधर शिवानी अपनी टीम के साथ श्रीलंका पहुंच जाती है। इस बार उसने साथ रूहानी के पिता भी होते हैं। उन्हें अब एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ अपनी बेटी के दुख में डूबे हुए थे, जबकि झिमली भी किसी की बेटी है। रूहानी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि झिमली जिंदा अपने पिता तक जरूर पहुंच सके। इसके बाद एक बड़ा खुलासा सामने आता है। हम देखते हैं कि अम्मा और फातिमा गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी शिवानी की टीम रास्ता रोक लेती है और उन्हें धर दबोचती है। यहीं पर कहानी पलट जाती है। असलियत ये निकलती है कि फातिमा कभी गद्दार थी ही नहीं। वो शुरू से शिवानी के साथ मिली हुई थी। पूरा प्लान शिवानी का था। शिवानी ने ही फातिमा से कहा था कि वो रामचरण को यकीन दिलाए कि असलम की मौत उसी की वजह से हुई है, जबकि सच्चाई ये थी कि असलम ने खुद ही खुद को ख़त्म किया था। फातिमा ने जानबूझकर रामचरण का भरोसा जीता, उसके साथ रहकर उसके हर अड्डे, हर राज और पूरे नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा की। शिवानी चाहती थी कि रामचरण पूरी तरह निश्चिंत हो जाए और ठीक वैसा ही हुआ। अब सारा खेल साफ हो चुका था। अम्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब शिवानी रामचरण के पास पहुंचती है। वह साफ शब्दों में कहती है, अगर अम्मा चाहिए तो सारी लड़कियों को रिहा करना होगा। रामचंद्र इस शर्त के लिए तैयार हो जाता है। खेल पलट जाता है। अम्मा शिवानी के एक आदमी को पकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए शिवानी अम्मा को मार देती है। अब रामचरण लड़कियों को देने से मना कर देता है तो शिवानी एक आखिरी चाल चलती है। अम्मा को सोती हुई दिखाया जाता है। व्हील चेयर में बम लगाकर भेजा जाता है और जैसे ही वो रामचरण के आदमियों तक पहुंचती है, सब खत्म। सारी लड़कियां इंडिया लौट आती हैं। रामचरण को भी वही कैंसर का वायरस दिया जाता है जो उसे धीरे धीरे मार देता है। झिमली अब अपने पिता से मिलती है। शिवानी को उसकी नौकरी वापस मिलती है और वो अपने स्पेशल टीम मांगती है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक सवाल छोड़ जाती है, हैवानियत का कोई धर्म नहीं होता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।